इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अब इससे पहले मैंने आपको केमिकल बॉन्ड बता दिया था। जब मैं केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा रहा था तब मैंने इन सब चीजों के बारे में आपको डिस्कस किया था, और मैंने बताया था जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑपरेट होते हैं, दैट टाइप ऑफ फोर्सेस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कितने टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक फिर से मैं बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को पूरा पता ही नहीं है कि कितने टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपके होते हैं। तो वो चीजें मैं आज आपको आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आराम से ध्यान से समझना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। वेट फॉर अ व्हाइल, एक मिनट रुक जाइए। थोड़ा सा वेट कीजिए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, दोज फोर्सेस विच ऑपरेट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जैसे आपने देखा होगा H2O, आपको पता है लिक्विड होता है। H2S जब आप देखते हो उसी ग्रुप का मेंबर है, वो गैस हो जाता है। उसी तरह से आप देखते हो कि बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में बात करूं, मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में बात करूं, जैसे NH3, आपको पता है डाउन द ग्रुप में जाता हूं तो पता है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन NH3 का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है PS3 और ASH3 से ज्यादा होता है। तो ये सब चीजें कहां से आती है, इन चीजों को कौन डिसाइड करता है, तब आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मींस जो ऐसे फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट करे। जैसे यहां आपने देखा ये एक HCl मॉलिक्यूल है और ये एक HCl मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो फोर्स ऑपरेट कर रहा है, दिस फोर्सेस आर कॉल्ड intermolecular forces, and these forces decide the physical properties like melting point, boiling point, physical state of the compound। ये सारी चीजों को वो डिसाइड करता है। समझ में आ गया? अब बात किया जाता है, एक चीज हमेशा याद रखना, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो हमेशा केमिकल बॉन्ड मतलब आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड से हमेशा वीकर फोर्स होते हैं। ये चीज मैं पहले भी आपको बता चुका। तो जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पढ़ोगे वो सब बॉन्ड से, बॉन्ड में क्या होता है, बहुत स्ट्रांग फोर्स होता है। तो जितने भी बॉन्ड आप देखे हो, मतलब बेसिकली आप तो जानते हो कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो एक्सट्रीम सिचुएशन में आता है, तो इन बॉन्ड के स्ट्रेंथ से इन फोर्स का पावर जो होता है वो वीक होता है। क्लियर? अब ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कब ऑपरेट करते हैं, जब डिस्टेंस क्या हो, यानी जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या हो वो लेस हो। अगर डिस्टेंस बहुत लेस हो जाता है तो इस फोर्स का ऑपरेशन, इस फोर्स का पावर जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ये माइंड में सेट है, यानी ये डिस्टेंस ओरिएंटेड है। मींस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इस फोर्स का स्ट्रेंथ बढ़ता भी है और घटता भी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब जनरली आपको पता है ओवरऑल जो फोर्स होने चाहिए वो अट्रैक्टिव होने चाहिए। अगर रिपल्सिव है तो फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जनरली हम लोग बात कर रहे हैं अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आया। तो मैंने क्या बोला, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन यूज होते हैं। सपोज कर, जनरली ये देखा गया है कि अगर मॉलिक्यूल्स के बिटवीन डिस्टेंस 0.6 नैनोमीटर से 0.4 नैनोमीटर, एक रफ स्केच है, इनके बिटवीन अगर होता है तो इन फोर्स का स्ट्रेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर डिस्टेंस जीरो, कॉपी में लिखते चलना क्योंकि मैंने नोट्स इसी तरह से समझाता हूं, कॉपी में लिखना, अगर 0.6 नैनोमीटर से ज्यादा हो जाए तो ये बहुत वीक फोर्स हो जाएंगे, मतलब इन फोर्स का स्ट्रेंथ काफी वीकर हो जाएगा। और अगर 0.4 नैनोमीटर से कम हो जाए तो ये फोर्स अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे, रिपल्सिव फोर्स हो जाएंगे, याद रखना। तो इसीलिए इस फोर्स का जो ऑपरेशन लेवल है वो जनरली ऑब्जर्व किया जाता है 0.4 नैनोमीटर से 0.6 नैनोमीटर। ज्यादा होंगे, 0.6 नैनोमीटर से अगर ज्यादा हो जाए तो ये फोर्स काफी वीकर हो जाएंगे, मतलब इनका स्ट्रेंथ काफी कम। और अगर 0.4 नैनोमीटर से कम हो जाए, यानी काफी क्लोज आ जाए, तो रिपल्सिव हो जाएगा। याद करो मैंने हमेशा बताया था, जब दो एटम या जब दो मॉलिक्यूल्स पास आते हैं तो ओवरऑल
अट्रैक्टिव फोर्स भी आता है और रिपल्सिव फोर्स भी आता है। तो ये क्राइटेरिया हमेशा आपको याद रखना है, माइंड में सेट। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि ओवरऑल जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। तो अब अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो कितने होते हैं वो समझना। बात समझ में आ रही हो? यस, सबको आ रही होगी। चलिए, अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब अगर मैं बात करूं, पहला बहुत इजी है समझना। पहला बोलेंगे आयन आयन इंटरेक्शन। क्या बोला मैंने? आयन आयन इंटरेक्शन। जनरली ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में देखा जाता है, ठीक है, वो भी बताऊंगा क्या होता है धीरे धीरे। पहले तो टाइप देख लो। दूसरा होता है आयन डायपोल इंटरेक्शन। एक चीज याद रखना, डायपोल हमेशा कोवलेंट मॉलिक्यूल का बनता है, पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं लिखूं HCl, तो आपको पता है H पे डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, ये जो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है इसी को डायपोल बोलते हैं। लेकिन अगर मैं NaCl लिखूं तो Na प्लस और Cl माइनस होता है, तो इसको आयन बोलते हैं। हमेशा इस चीज को ध्यान रखना। तो पहले मैंने क्या बोला? आयन आयन इंटरेक्शन। दूसरा क्या बोला? आयन डायपोल इंटरेक्शन। जैसे आपने देखा होगा NaCl को जब वाटर में डालते हैं तब ये आयन डायपोल इंटरेक्शन आता है। उसके बाद आ जाता है बच्चों आयन इंड्यूस्ड डायपोल। क्या बोला मैंने? आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। याद रखना, जब एक आयन हो और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो। जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा, जैसे मैंने ले लिया NaCl और प्लस H2O, तो आपको पता है H2O कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। और NaCl से क्या बनता है? आयन बनता है। तो आयन डायपोल इंटरेक्शन इनके बीच में होगा। लेकिन अगर मैंने एक आयन लिया जैसे Fe2 प्लस और उसके साथ O2 ले लिया, O2 आपका क्या है बच्चों? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और Fe तो आपको पता है आयन है, जैसे FeCl2 ले लिया आपने। तो आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन लगेगा उसको हम लोग बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। अब आयन आयन इंटरेक्शन जैसे जनरली क्रिस्टल सॉल्ट्स में ये आपको दिखेगा जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। कैसे होगा मैं वो आपको बता रहा हूं, ये समझ में आ गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है आपको बच्चों वंडरवॉल फोर्सेस। क्या बोला मैंने? वंडरवॉल फोर्स। ये सब वीक फोर्सेस है, वीक केमिकल फोर्सेस है, ठीक है, स्ट्रेंथ बहुत कम होता है। वंडरवॉल फोर्सेस में एक ही नहीं होते, तीन टाइप होते हैं, याद रखना। पहला होता है बच्चों डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोला मैंने? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं केजोम फोर्सेस। इसी को बोला जाता है केजोम फोर्सेस। उसके बाद याद रखना बच्चों डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरएक्शन, ठीक है। इसको बोला जाता है दूसरा नाम बच्चों डिबाय फोर्सेस। क्या बोलते हैं हम लोग? डिबाय फोर्सेस। तीसरा हो जाता है बच्चों डिस्पर्जन फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। इसी को दूसरा नाम दिया जाता है लंदन फोर्सेस, या इसी को और बोला जाता है लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। और उसके बाद पांचवा जो आपका आता है वो आता है बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को वंडरवॉल फोर्स में भी कभी कभी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे बुक में आप देखोगे। घबराने का बात नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली है क्या पता है? स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। इस चीज को याद रखना। क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं। कुछ ही मॉलिक्यूल में ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिखते हैं, जैसे आपने देखा होगा HF में दिखता है, NH3 में दिखता है, H2O में दिखता है, लेकिन HCl में नहीं दिखता। HCl भले ही डायपोल क्रिएट करता है लेकिन उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसलिए मैंने क्या बोला? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। माइंड में सबके सेट है, इतने फोर्सेस होते हैं। और याद रखना ये सारे फोर्स का पावर कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड के पावर से कम होता है। ये माइंड में हमेशा सेट कर लो। अब ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किसके बीच में होता है? जैसे आयन डायपोल किसके बीच में होता है, लिख दिया। अब डायपोल डायपोल इंटरेक्शन किसके, इसको भी डिटेल में पढ़ाऊंगा लेकिन समझ लो। अगर दोनों पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल हो, यानी अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हो
तब ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, जैसे पोलर मतलब जिसपे प्लस और माइनस का साइन आए, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, यानी लाइक HCl, लाइक H2O, इनके पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसको बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। समझ में आया? अब पूछे डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन किसमें होगा? एक अगर पोलर मॉलिक्यूल है, एक पोलर है तो दूसरा क्या होना चाहिए? नॉन पोलर। लाइक HCl ले लो और दूसरी तरफ I2 ले लो, या आर्गन ले लो, या जेनल ले लो, मतलब दोनों पोलर हो तो डायपोल डायपोल, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर हो तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। और डिस्पर्सन फोर्स किसके बीच में लगता है पता है? जब दोनों नॉन पोलर हो। ये जनरली आपको बहुत पावरफुली दिखता है, सबसे ज्यादा दिखता है इनर्ट गैसेस में, और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, याद रखना। दिस फोर्स इज सबसे वीकेस्ट फोर्स है, याद रखना इस चीज को। तो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। आयन आयन इंटरेक्शन जनरली कहां ऑब्जर्व होगा? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। आयन डायपोल कहां दिखता है? सॉल्यूशन में, जब आयनिक कंपाउंड को वाटर में डालते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में जनरली दिखता है, लाइक NaCl प्लस H2O, LiCl प्लस H2O, KCl प्लस H2O। आयन इंड्यूस्ड डायपोल कब होता है? जब आयन और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो जाए। उसके बाद वंडरवाल फोर्सेस में क्या आते हैं? डायपोल डायपोल, यानी जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स हो, पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको बोलते हैं डायपोल डायपोल। डायपोल इंड्यूस में एक पोलर दूसरा नॉन पोलर, लाइक तुम HCl ले लो, HCl का इंटरेक्शन कर दो I2 के साथ या O2 के साथ, ये सब क्या है? नॉन पोलर है। और डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स क्या होता है? दोनों नॉन पोलर हो, लाइक O2 O2, I2 I2, आर्गन और आर्गन के बीच में, और ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। और सबसे लास्ट में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सबको पता है। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कभी भी फोर्स को जनरली पूछा जाता है स्ट्रेंथ में अरेंज करने बोले, तो याद रखना H बॉन्ड का जो पावर होता है वो हमेशा वंडरवॉल फोर्सेस से ज्यादा होता है। याद रखना, वंडरवॉल फोर्सेस से ज्यादा मतलब डीबाई फोर्सेस से ज्यादा। और वो तो एक्चुअली जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एक्चुअली है क्या? स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। तो जनरली देखा गया है हाइड्रोजन बॉन्ड का पावर वंडरवॉल फोर्सेस से ज्यादा। वंडरवॉल फोर्सेस में जनरली किसका बच्चों? जनरली हो जाएगा डीबाई फोर्सेस, ठीक है, और दूसरा लंदन फोर्सेस, याद रखना। तो कभी भी अगर अरेंज करने पूछा जाए, जैसे बहुत बार क्वेश्चन में आता है कोवेलेंट बॉन्ड का पावर सबसे ज्यादा होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन में आया है। उसके बाद आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, याद रखना। और सबसे लास्ट में आएगा बच्चों क्या? वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है। वंडरवॉल फोर्सेस में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को छोड़कर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। मैं बार बार रिपीट करता हूं क्योंकि मैं तुम लोग को एकदम बच्चों जैसा ही ट्रीट करता हूं, कि सोचता हूं कि पता नहीं समझ में आया होगा कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखना। अब एक एक करके हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग का टाइप आता है बच्चों आयन आयन इंटरेक्शन। क्या बोला मैंने? आयन आयन इंटरेक्शन, यानी जब आयंस के बीच में हो जाए, ठीक है। तो पहले तो इसका आप डेफिनेशन लिख लो, क्या होता है ये लिखो। द इंटरेक्शन बिटवीन आयंस, कॉपी खोलो लिखो, द इंटरेक्शन बिटवीन आयंस आर कॉल्ड आयन आयन इंटरेक्शन। आयन इंटरेक्शन forms the strong force. Ion ion interaction forms strong force that hold ionic solid together, that hold ionic solid together, ठीक है। Generally these interaction are seen in precipitation reaction। इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सबको पता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, नीचे पीपीटी जमा हो जाता है, ठीक है। जनरली दिस इंटरेक्शन आर सीन इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कॉमा, वेयर अ सॉलिड, WHERE, वेयर अ सॉलिड forms upon the mixing of, where a solid forms, FORMS, forms upon the mixing of two aqueous solution, where a solid forms upon the mixing of two aqueous solution, ठीक है। अब होता क्या है देखो,
जनरली आपने क्या ऑब्जर्व किया है पहले समझ लो। ये मैंने एक ग्लास लिया, ठीक है, और इस ग्लास में मैंने वाटर डाल दिया, सब में क्वांटिटी सेम है। मान लिया कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसमें भी 200 ml वाटर है और इसमें भी मैंने 200, समझना बच्चों, बहुत मजेदार चीज है, इजीली समझ में आ जाएगा। और अब इसमें मैंने क्या किया, NaCl डालना स्टार्ट किया। रुको 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा कलर भी ऐसा हो जो दिखे आपको, है ना। हाँ चलिए, इसमें मैंने NaCl पुट किया और इसमें भी मैंने NaCl डाला। इसमें मैंने क्या किया, जनरल जो हम डालते हैं 2 स्पून NaCl मैंने डाल दिया। तो आपको पता है जैसे NaCl वाटर में जाएगा तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में। और वाटर किस में होता है बच्चों, इस तरह से होता है वाटर का स्ट्रक्चर, वी शेप। आपको पता है हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस। तो आपको पता है इनके बीच में इंटरेक्शन होने लगेगा जिसको डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, सॉरी आयन डायपोल इंटरेक्शन। कुछ इस तरह से होगा, Na प्लस के पास कौन चला जाएगा, वाटर का नेगेटिव वाला पार्ट, और इस तरह से वो उसको घेर लेगा। चीजें ध्यान से समझना, ये इस तरीके से कहीं ना कहीं उसको कवर कर लेगा। एम आई राइट? ठीक है। उसी तरह से जब Cl माइनस के पास आएगा तो Cl माइनस के पास आपका क्या हो जाएगा, वाटर का प्लस वाला पार्ट आ जाएगा, यानी हाइड्रोजन वाला पार्ट आ जाएगा और उसको कवर कर लेगा Cl माइनस को। ध्यान से देखना, हड़बड़ी नहीं करना है बच्चों, इस तरह से कवर कर लेगा। आपको पता है डेल्टा प्लस वाला पार्ट है, ये डेल्टा प्लस वाला पार्ट है, ये डेल्टा प्लस वाला पार्ट है और डेल्टा प्लस वाला पार्ट है। तो आप देख रहे हो कि ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, ये डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस, ये आयन है और ये डायपोल है। तो इनके बीच के इंटरेक्शन को तो हम लोग जनरली बोलते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन। यानी जब भी हम सॉल्यूशन में किसी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व करते हैं और आयनिक कंपाउंड जब डिसॉल्व हो जाता है तो ऐसे केस में जो इंटरेक्शन आता है वो आयन डायपोल इंटरेक्शन है, एकदम जनरल केस है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता है इन दोनों के बीच में कवर करके रखता है, तो कभी Na प्लस और Cl माइनस एक दूसरे के पास आ ही नहीं पाते। जब आ नहीं पाते तो हमेशा नमक क्या होता, पानी में घुला हुआ रहता है, ये तुम समझ चुके। अब मैंने क्या किया, दूसरे 200 ml में 1 kg NaCl को डिसॉल्व करने की कोशिश की। तो तुम मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है 200 ml वाटर में 1 kg तुम नमक घोल दो? पॉसिबल ही नहीं है। तुम बोलोगे नहीं सर, हर एक सॉल्यूशन में हर एक सॉल्वेंट का एक लिमिट होता है, इसमें सर आप 2 के जगह 3 चम्मच डाल दो घुल जाएगा, 4 चम्मच डाल दो घुल जाएगा। लेकिन अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो आप देखोगे कुछ नमक पेंदी के नीचे इस तरह से जमा होने लगता है। होने लगता है क्या? इस तरीके से जमा हो जाता है। तो आप बोलते हैं अरे राम, ये तो पीपीटी बन गया, पीपीटी बन रहा है, यानी घुल नहीं रहा है। यानी जब हम इसमें एक मिनिमम क्वांटिटी से ज्यादा, यानी इसका एक जो सैचुरेशन लिमिट है उससे ज्यादा जब हम NaCl इसमें डालना इसका स्टार्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, NaCl की क्वांटिटी बढ़ जाती है। यानी Na प्लस और Cl माइनस जो टूट के बचा हुआ है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो जाता है जिसको वाटर घेर ही नहीं पाता। तो ये Na प्लस और Cl माइनस धीरे धीरे एक दूसरे के पास आने लगते हैं और पास आने के बाद ये क्या करते हैं, नीचे पीपीटी बना देते हैं। तब जो इंटरेक्शन आता है Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो इंडिपेंडेंट हो चुके, इसी इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं आयन आयन इंटरेक्शन, जो फाइनली क्या बना देता है, आयनिक सॉलिड में बन जाता है। तो जनरली आयन आयन इंटरेक्शन कब देखोगे, जब आपका क्रिस्टल, आयनिक क्रिस्टल के केस में ये आप देखोगे। तो क्या बोला मैंने, समझा? जनरल केस में जब आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में नमक को पानी में डालते हो तो आपको पता आइडियल सिचुएशन में कौन सा इंटरेक्शन होता है बच्चों, जब भी हम आयनिक कंपाउंड को किसी वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो उनके बीच के इंटरेक्शन को बोलते हैं आयन डायपोल इंटरेक्शन। आयन आयन, ये डायपोल इंटरेक्शन। तो ये बड़ा आसान है। लेकिन जैसे ही हमने क्वांटिटी बढ़ा दी, यानी सैचुरेशन लिमिट को पार कर गया, एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज्यादा हो गया, यानी NaCl की क्वांटिटी बहुत हो गई, यानी बहुत ज्यादा नंबर में Na प्लस और Cl माइनस के आयन फालतू में घूम रहे हैं, तो ये बोलेगा भाई अब तो मुझे वाटर भी रोकने वाला नहीं है, तो आओ हम दोनों साथ मिलकर पीपीटी बना देते हैं, यानी सॉलिड का फॉर्मेशन कर देते हैं नीचे जाके। तो इन्हीं के बीच के इंटरेक्शन को बोलते हैं आयन आयन इंटरेक्शन। समझ में आ गया होगा आपको? समझ में कोई दिक्कत? तो इसीलिए आयन आयन इंटरेक्शन जनरली दिखता कब है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में। तो लिखिए एग्जांपल, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एग्जांपल लिखिए, a saturated solution of NaCl contains more iron than the solution can support.
contains more iron than the solution can support, ठीक है, कॉमा, and sodium cation will attract will start attracting chloride anion will start attracting chloride anion to form solid salt crystal, to form solid salt crystal, याद रखना, to form solid salt crystal। माइंड में सबका सेट? हाँ जी, ये सबके सेट हो गए। तो अब अगर कोई पूछे आयन आयन और आयन डायपोल इंटरेक्शन क्या होता है, तो आप सबको बता चुके होंगे। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए, लिखिए आयन डायपोल इंटरेक्शन, समझा चुका हूं फिगर में एग्जाम। आयन डायपोल इंटरेक्शन, आयन डायपोल इंटरेक्शन लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। आयन डायपोल इंटरेक्शन आर इन्वॉल्व्ड, आयन डायपोल इंटरेक्शन आर इन्वॉल्व्ड in solution, ion dipole interaction are involved in solution where WHERE, where an ionic compound is dissolved into a polar solvent, like water, hence the system showing SHOWING, hence the system showing ion dipole interaction are solutions, not pure substance, are solutions not pure substance। माइंड में सबका सेट, समझ में आ गया? फिगर आपके पास है कॉपी में, ये फिगर सबके ड्रॉ होने चाहिए। ये आयन और ये ऑक्सीजन डायपोल, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आए तो उसको डायपोल बोलते हैं। ये फिगर अच्छे तरीके से बना दो, मुझसे भी अच्छा बना लो, ये फिगर को आप लोग तुरंत ड्रॉ कर लो, जल्दी से सबके कॉपी में ड्रॉ होने चाहिए फास्ट। एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, बस इतना याद रखना। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आप भी अपना काम पूरी ईमानदारी से। अब लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। अब इसका स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, लिखो द स्ट्रेंथ ऑफ आयन डायपोल इंटरेक्शन, द स्ट्रेंथ ऑफ आयन डायपोल इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड द साइज ऑफ द आयन, and the size of the ion depends on the charge and the size of the ion। याद करो, स्मॉलर द कैटायन हायर द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, पढ़े हो ना एस ब्लॉक एलिमेंट में। Li प्लस का साइज सबसे छोटा होता है तो हाइड्रेशन क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी हाइड्रेशन एनर्जी, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, यानी कहीं ना कहीं वो किस पे डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द आयन और चार्ज पे। याद आ गया सबको? यस। तो क्या बोला मैंने, द स्ट्रेंथ ऑफ आयन डायपोल इंटरेक्शन डिपेंड्स ऑन द चार्ज एंड द साइज ऑफ द आयन and the magnitude of the dipole moment and the magnitude of the dipole moment and the magnitude of the dipole moment and size of the dipole and the size of the dipole। ये चीज आप एस ब्लॉक एलिमेंट में देखते हो, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन हायर इज द डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, यानी इंट्रैक्शन बहुत पावरफुल है ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट स्टार बनाइए, लिखिए आयन डायपोल इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन, आयन डायपोल इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, मतलब वंडरवाल फोर्स। आयन डायपोल इंटरेक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, आर स्ट्रॉन्गर देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब ये वाला पावर जो है, इसका पावर इन दोनों के पावर से ज्यादा, इसके पावर से नहीं बच्चों, ये फोर्सेज है इंटरमॉलिक्यूलर, ये हमेशा बॉन्ड से स्मॉल होते चाहे कोई भी फोर्स हो, इसका पावर इन दोनों से ज्यादा है। लिखो बिकॉज द चार्ज ऑफ एन आयन, because the charge of an ion is much greater
than the charge of a dipole, because the charge of an ion is much greater than the charge of a dipole। आ गया सबको समझ में? अब तीसरा आपका इंटरेक्शन आता है बच्चों, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। याद रखना, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरएक्शन। अब इसको कैसे देखोगे? सिंपल सा एक आयन ले लो, जैसे मैंने Fe2+ ले लिया और मैंने एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लिया। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे मैंने ले लिया भैया, ऑक्सीजन ले लिया इस तरीके से, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ले लिया। अब जैसे ये Fe2+ इस ऑक्सीजन की तरफ अप्रोच करता है, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होता है वो अनडिस्टर्ब हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से वो फिगर आउट हो जाता है, जिसके चलते इस आयन के प्रेजेंस में इसके इसमें कुछ समय के लिए डिस्टरबेंस के चलते पार्शियल डाइपोल क्रिएट हो जाता है। और जैसे ही तुम इसको रिमूव कर लोगे फिर से ये अपने शेप में आ जाता है। तो अगर किसी आयन के प्रेजेंस में किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में अगर डाइपोल क्रिएट हो तो ऐसे डाइपोल को बोला जाता है बच्चों इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या बोला मैंने? जनरली ये नॉन, जैसे O2 है, जनरल केस में क्या O2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये मैंने लिख दिया कि सर ये नॉन पोलर है, बिल्कुल इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है। लेकिन जब किसी प्लस वाले को इसके पास ले जाओगे तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब होगा? तो ये प्लस वाला क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो जैसे ही इस जगह पे इस साइड पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होने लगेगा, तो अगर इस साइड पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा होगा तो इस पे कौन सा चार्ज होगा? माइनस, और इस पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस। और अब जो इंटरेक्शन लगा बच्चों, इसी के फोर्स को बोलते हैं आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो अगर कोई पूछे इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होता है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होता है। कब होता है? जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास कोई आयन या कोई परमानेंट डाइपोल, कोई परमानेंट डाइपोल नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास जाए। या ऐसे बोल सकते हो, ये तब एग्जिस्ट होता है जब किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास कोई आयन या कोई पोलर मॉलिक्यूल जाए। समझ में आ गया? जैसे अगर इसी जगह पे तुम किसी पोलर मॉलिक्यूल को डाल दो, लाइक जैसे H2O आ जाए, और इस यहाँ पे कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक आर्गन डाल दिया या जेनन डाल दिया या कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल मिल जाए, तो याद रखना इसमें कुछ समय के लिए जो होता है प्लस और माइनस का साइन आ जाता है, ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो इस तरह के डाइपोल को बोला जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल। अब जैसे ही तुमने इसको दूर भगा के ले गए, अब बोलो अब तुम दूर चले जाओ, तुरंत फिर ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है। यानी ये जो प्लस और माइनस का साइन है ये कुछ समय के लिए आया, और किसके प्रेजेंस में आया? आयन के, इसलिए इनको बोला जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल। आ गया समझ में? तो लिखो, दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन एग्जिस्ट, this type of this type of interaction exists between between ions between ions and non-polar molecules, between ions and non-polar molecules। ठीक है, फिगर बना लो। ये पहला जनरल कंडीशन है, जैसे ही पास में आ गया तो ये क्या हो गया बच्चों? इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, शिफ्टिंग हो गई, और आपका क्या हो गया? इसमें कुछ समय के लिए प्लस और माइनस का साइन आ गया। तो इसी को प्लस और माइनस मतलब डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, जिसको बोलते हैं डाइपोल, और इसके प्रेजेंस में आया और ये जैसे हटाओगे चला जाएगा, इसलिए इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड डाइपोल। समझ में आया? साइड में स्टार बना के लिख देना, इंड्यूस्ड डाइपोल comes into existence when an ion or polar molecule या when an ion or permanent dipole approaches to नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर कोई पूछे आपसे कि इंड्यूस्ड डाइपोल कब जनरेट होता है, तब बोलोगे आप जब आयन या कोई पोलर मॉलिक्यूल या कोई परमानेंट डाइपोल किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल की तरफ अप्रोच करे। लिख लो, माइंड में सबका सेट हो गया? आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा। अब आपका आता है बच्चों वंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, क्या आया टॉपिक? ये सबसे वीवीआई है, वीवीआई वंडरवॉल फोर्सेस। तो आपको पता है वंडरवॉल फोर्सेस के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। ये कब ऑपरेट करता है? जैसे मैंने बना दिया HCl, आपको पता है क्लोरीन की, आपको पता है इसके बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है।
तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इसके तरफ जाना चाहेगा, जिसके चलते इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाए, या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसी एटम के, वो थोड़ी थोड़ी देर के थोड़ी शिफ्टिंग हो जाए, तब ये वंडरवॉल फोर्स ऑपरेशन में आता है। अब जैसे आपको पता है HCl में क्लोरीन पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस, और दूसरा HCl है, इस पे डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, इनके बीच में अपने आप एक फोर्स आ गया। और ये क्यों आया, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्टिंग हो गया, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा। और ये जो इंटरेक्शन है, इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वंडरवॉल फोर्सेस। तो ये कब एग्जिस्ट करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम अंडरगो अ ट्रांजिशन शिफ्ट, ट्रांजिएंट शिफ्ट, जब वो थोड़ी शिफ्टिंग होती है, थोड़ी देर के लिए मूवमेंट हो जाती है, तब ये फोर्स एग्जिस्टेंस में आते हैं। माइंड में सब सेट, इसमें अलग अलग टाइप होते हैं जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो लिखिए वंडरवॉल फोर्सेस। when the electron density when the electron density around the nucleus of an atom when the electron density around the nucleus of an atom undergoes a transient shift, undergoes a transient shift, transient, transient shift, comma, then these forces arises। फिगर के साथ दिखा देना, कहने का मतलब क्या, जैसा मैंने यहां एरो लगा के फिगर बनाया, आपको समझ में आया सर ने क्या बताया था, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ, प्लस एंड माइनस है। क्यों मूवमेंट हुआ, सबको मैं पहले पढ़ा चुका था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अब इसके चलते इनके बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, इसी को बोला जाता है वंडरवॉल फोर्सेस। लिख लिया, चलिए अब फिगर बना लिया होगा, आई होप सो आप लोगों ने। अब लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस, पहले समझ लो वंडरवॉल फोर्सेस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, आपको पता है ये फोर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो पहला क्या लिखोगे, दीज आर दीज आर दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस, these are short range forces and are weak, जनरली ये वीक होते हैं। ठीक है, these are short range forces and are weak, ठीक है, फुल स्टॉप। their magnitude their magnitude their magnitude are high when the atoms or molecules are close to each other, यानी उनका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा जब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स काफी क्लोज होंगे। तो क्या बोला, दीज आर शॉर्ट रेंजेस फोर्सेस एंड आर जनरली वीक, देयर मैग्नीट्यूड आर हाई व्हेन द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर क्लोज टू ईच अदर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस ranges between the strength of van der Waals forces ranges between 0.4 to 4, 0.4 से 4, 0.4 to 4 किलो जूल पर मोल, इसी के बीच में ये रेंज करता है, किलो जूल पर मोल। लिख लिया। थर्ड पॉइंट, when the distance between atoms or molecules, third point, when the distance between atoms or molecules is greater than 0.6 nanometer, is greater than 0.6 nanometer, comma, the forces are extremely weak, the forces are extremely weak, extremely weak, ठीक है, फुल स्टॉप।
when the distance between the atoms or molecules, when the distance between atoms or molecules ranges from, when the distance between atoms or molecules ranges from 0.6 to 0.4 nanometer, 0.6 to 0.4 nanometer, comma, the forces are attractive, the forces are attractive. लिख लिया, full stop. If the distance is smaller than 0.4 nanometer, if the distance is smaller than 0.4 nanometer, comma, the forces are repulsive in nature, the forces are repulsive in nature. लिख लिया. Next point, these forces are additive in nature, these forces are additive in nature. Next point, these forces are weaker than covalent bond and ionic bonds, these forces are weaker than covalent bond and ionic bond. लिख लिया. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, EXCEPT, एक्सेप्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, these forces are टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी जो डिबाई फोर्स हैं और लंदन फोर्स हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते. इस चीज को याद रखना. तो क्या बोला मैंने, एक्सेप्ट डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिस फोर्सेज आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. ठीक है, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स. अब लिखो फैक्टर्स, फैक्टर्स ऑन विच वंडरवाल फोर्सेज डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच वंडरवाल फोर्सेज डिपेंड. पहला लिखो मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास लिख लिया, मॉलिक्यूलर मास या लिखो साइज, एक ही बात है. इफ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स इंक्रीजेस, if molecular mass increases the strength of these forces increases. ठीक है. दूसरा shape of the molecules, shape of the molecules, shape of the molecules. उसमें लिख दो more the branching less the strength of van der Waals forces, more the branching less the strength of van der Waals forces. more the branching less the strength of van der Waals forces. तो याद रखना ये दो फैक्टर आपके हैं जिसपे van der Waals forces जनरली आपका डिपेंड करता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है. अब आ जाइए van der Waals forces के जो फर्स्ट टाइप होते हैं वो आपके क्या है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट टाइप इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. जनरली आपसे पूछा जाता है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन किनके बिटवीन काम करता है, तो याद रखना अगर पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो याद रखना पोलर पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन काम करता है. इसी को बोला जाता है केजोम फोर्सेस. जैसे ये आपका HCl बना दिया मैंने, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इनके बीच में दूसरा HCl है, ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस. ये जो फोर्स है बच्चों इन्हीं को बोला जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि Cl माइनस डाइपोल, H प्लस डाइपोल, H प्लस डाइपोल, या फिर फर्दर आगे बढ़ जितना मन करे जोड़ते चले जाओ, इस तरीके से जुड़ता चला जाएगा. डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, इस तरह से आप ऐड करते चले जाओ. तो इनको बोला जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. जनरली किसके बिटवीन होता है, अगर पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है तो. समझ में आ गया, ये दिख गया सबको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन. इसी को बोला जाता है केजोम फोर्सेस.
ये बाकी दोनों फोर्सेस से थोड़ा पावरफुल होते हैं। बाकी दोनों मतलब डिबाय फोर्सेस और लंदन फोर्स से थोड़ा पावरफुल होते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए पहला नंबर, प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। होता किसके बीच में, वो लिख दिया, दिस फोर्स ऑपरेट्स बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल के साथ लिख लेना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस forces the strength of these forces depends upon the dipole moment of the interacting molecules। मतलब ये फोर्स का स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा जितना ये पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट होगा। अब आप मुझे बताओ, HF लिखूं, ठीक है, और ये HF लिखूं। अब आपको पता है कि HF का डायपोल मोमेंट HCl से ज्यादा है, बिल्कुल। तो ज्यादा होगा तो ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का पावर ज्यादा होगा ना। और जब HF हो जाता है तो इस जगह पे इसी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को हम लोग H बॉन्ड बोल देते हैं। तभी बोला जाता है कि H बॉन्ड इज मोर पावरफुल देन वंडरवॉल फोर्सेस। क्योंकि जैसे जैसे डायपोल मूवमेंट का पावर बढ़ेगा, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। और डायपोल मूवमेंट का पावर सबसे ज्यादा किसके बीच में होता है, जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, लाइक HF, लाइक H2O, लाइक NH3। इनमें देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है तो डायपोल मोमेंट का पावर भी ज्यादा, यानी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का स्ट्रेंथ भी ज्यादा। तो इसीलिए स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को ही तो हम लोग H बॉन्ड बोला जाता है। तो H बॉन्ड ही इसलिए बोला जाता है, H बॉन्ड जो होता है वो वंडरवॉल फोर्सेस से पावरफुल होता है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। पहले क्या बोला मैंने, पहला पॉइंट फिर से मैं रिपीट कर दूं, द स्ट्रेंथ ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन द डायपोल मोमेंट ऑफ द इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स। यानी ये मॉलिक्यूल्स के डायपोल मोमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक, उसके बाद लिखिए, द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिकम्स सिग्निफिकेंट, द डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बिकम्स सिग्निफिकेंट when the distance between the dipole interaction becomes significant when the distance between the dipoles is less than 500 picometer। क्या बोला, अगर 500 पिकोमीटर से लेस देन हो जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद लिखिए, इन डायपोल डायपोल, नेक्स्ट पॉइंट, इन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, इन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फॉर मोबाइल डायपोल, इन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फॉर मोबाइल, MOBILE, मोबाइल मतलब ऐसे डायपोल जो मूव करते रहते हैं। तो इन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन फॉर मोबाइल डायपोल, कॉमा, द इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये क्वेश्चन आया था एम्स में। द इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सिक्स्थ पावर, टू द सिक्स मतलब 6, ये to the sixth power of the distance, to the sixth power of the distance between the interacting molecules। याद रखना, यानी क्या लिखोगे आप इसको, सीधा सीधा ऐसा सीधा सीधा लिखोगे, इंटरैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये वाला -1/r⁴। माइनस का साइन क्यों आया ये आप लोग जानते हो, ठीक है, 1/r⁴, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है। ठीक है, अब नेगेटिव साइन क्यों क्या होता है ये आप जानते हो, फिर भी लिख लो। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट एनर्जी इज रिलीज्ड, when the two dipole approaches each other, when the two dipole approaches each other। लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ये कब होगा ये रिलेशन, जब मोबाइल डायपोल यानी मूवमेंट वाला हो। लेकिन अगर सॉलिड के केस में हो, यानी डायपोल मूव ना करे, पार्टिकल कब मूव नहीं करता, जब वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, तब ये रिलेशन नहीं आता, याद रखना। तो स्टार बना के लिखिए, in dipole dipole interaction
for stationary dipole, for stationary dipole, stationary, STATIONARY, for stationary dipole, लिख लिया, ब्रैकेट में लिखो as in solids, as in solids, as in solids, लिख लिया। उसके बाद लिखो ये वाला, इंटरैक्शन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट, 6 रूट नहीं, याद रखना, इसको याद रखने वाली चीज है। इसी सब चीजों को केजोम ने वेरीफाई किया था, ये लिखना, इंटरैक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट नहीं, क्यूब, लिख लिया, समझ में आया। अगर मोबाइल डायपोल हो तो 6 होगा, स्टेशनरी डायपोल यानी सॉलिड के केस में हो तब क्यूब होगा, लिख लिया। अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी फॉर डायपोल डायपोल इंटरैक्शन, द एनर्जी फॉर डायपोल डायपोल इंटरैक्शन lies between 4.18 जूल टू 12.55 जूल, इनके बीच में होता है इसकी एनर्जी, याद रखना। समझ में आ गया। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या माइनर डिफरेंस है वो बता दिया। कब हाइड्रोजन बॉन्ड बदल जाता है इन तीनों के केस में, यानी डायपोल मोमेंट का पावर ज्यादा हो तो आपको पता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ज्यादा होगा। तो यही स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है हाइड्रोजन बॉन्ड, जब डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा हो जाए मॉलिक्यूल्स का। माइंड में सेट। अब नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। इस चीज को समझना, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, इसी को बोला जाता है बच्चों क्या, डीबाई फोर्सेस। माइंड में सबके सेट, क्या बोला, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन, ये आपका हो गया। ये होता किसके बीच में याद रखना, एक होगा आपका पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल, तो दूसरा होगा क्या, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, याद रखना इस चीज को। तो एक अगर पोलर और दूसरा नॉन पोलर हो तो इस केस में जो इंटरेक्शन आएगा उसी को बोलते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। पोलर मॉलिक्यूल हमेशा कौन सा डायपोल बनाते हैं बच्चों, परमानेंट डायपोल। और आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था नॉन पोलर मॉलिक्यूल हमेशा क्या बनाते हैं बच्चों, इंड्यूस्ड डायपोल, मतलब कुछ समय के लिए आता है। समझ में आया। तो यानी अगर एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाए तब इस तरह के फोर्स आपके जनरेट होते हैं। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। जैसे कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे अगर आपने लिख दिया ये वाटर बना दिया इस तरीके से, आपको पता है वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं इस तरीके से, और जैसे ही वाटर के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के तरफ जैसे O2 मॉलिक्यूल्स के तरफ अप्रोच करेंगे तो आपको पता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इन लोन पेयर के चलते इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है थोड़ा इस तरीके से पार्डन थोड़ा शिफ्टिंग हो जाएगा, यानी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो डिस्टर्ब होने के बाद आखिर क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्या ये इस तरीके से यहाँ दिख गया, इस पे डेल्टा प्लस का साइन और इस पे डेल्टा माइनस का साइन हो गया। और अब जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अप्रोच कर रहे थे, इनके बीच में जो इंटरेक्शन है ये O है, ये H है, इनके बीच में जो आप इंटरेक्शन देखोगे उसी इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। ये दिख गया। अब ये O2 था, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, लेकिन आपको पता है ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस का साइन है और इस पे डेल्टा प्लस का साइन, यानी ये परमानेंट डायपोल है। तो इस परमानेंट डायपोल के चलते, यानी इस पोलर मॉलिक्यूल के चलते इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पार्शियली डायपोल क्रिएट हो जाता है, जिसको इंड्यूस्ड डायपोल बोलते हैं। और उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसी को बोला जाता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। यानी पोलर और नॉन पोलर, एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो, कोई भी एक पोलर मॉलिक्यूल ले लो, कोई भी एक नॉन पोलर ले लो। लाइक अगर मैं बात करूं SO2 ले लो और I2 ले लो, यहां पर भी होगा, या आप HCl ले लो या आप आर्गन ले लो, यहां पर भी हो जाएगा। ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, कोई भी आप एग्जांपल लेके बता सकते हो। अगर ऐसा इंटरेक्शन दिखे तो डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन के बारे में थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा सा लिख लो। थोड़ा सा लिखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए।
The strength of these forces, the strength of these forces the strength of these forces depends on the distance between the molecules, depends on the distance between the molecules and the polarizability of the non-polar molecules ठीक है। अब नीचे नेक्स्ट पॉइंट लिखो। polarizability decide the ease of condensation. Polarizability decides the ease of condensation of gases containing atoms or non-polar molecules. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, the interaction energy of these forces is inversely proportional to sixth power, मतलब ऐसा r to the power 6 is inversely proportional to sixth power of the distance between the interacting molecules। मतलब यहां पर भी लिखोगे इंटरैक्टिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये वाला, ये इस तरह से है ना, इंटरैक्शन एनर्जी इज डायरेक्टली, जैसे यहाँ पे लिखा था ना आपने इस तरीके से इंटरैक्शन एनर्जी, यहाँ तो बाद में चेंज किया था, ये इंटरैक्शन एनर्जी पूरा लिख देता हूं मैं, याद रखना इस चीज को। तो ये छोटी छोटी चीज आपको कामयाब बनाती है, और अगर इन छोटी छोटी चीजों पे आपका कमांड है तो आप इजीली कोई भी चीज कर सकते हो, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बस खाली ध्यान रखना है, दोनों पोलर मॉलिक्यूल हो तो आयन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, एक पोलर एक नॉन पोलर तो डायपोल इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, याद रखना। कोई प्रॉब्लम है? नहीं। चलिए अब लास्ट आपका आता है लंदन फोर्स। ठीक है, अब ये कैसे होता है जनरली याद रखना। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बच्चों थर्ड नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग डिस्पर्जन फोर्स। ये भी बहुत बेहतरीन है, डिस्पर्जन फोर्सेस, या इसी को बोलते हैं बच्चों लंदन फोर्सेस। ठीक है, ये जनरली देखा जाता है, ये बहुत सबसे वीकेस्ट फोर्स है, याद रखना, ये सबसे वीक फोर्स में आता है, हमेशा याद रखना। और ये पता किसके बीच में लगता है? बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर दोनों आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो याद रखना इस टाइप का इंटरेक्शन आता है। ठीक है, लाइक एक तरफ आर्गन है और दूसरी तरफ आर्गन है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन लगे उस इंटरेक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन और लंदन फोर्स, जो काफी वीक होता है, जिसका स्ट्रेंथ हमेशा कम होता है। और ये बहुत कुछ डिसाइड करता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लंदन और डिस्पर्सन फोर्स का बहुत ज्यादा काम है। तो लिखिए these forces operates between non-polar molecules, between non-polar molecules, between non-polar molecules। ठीक है, लिख लिया? ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो, वो आर्गन बना के दिखा दिया था ना, वो समझ लो, फिर फिगर बना के बता रहा हूं आपको, बस लिख लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लाइक आप इसमें एग्जांपल में ले सकते हो इनर्ट गैसेस में यही सब फोर्सेस लगते हैं, इनर्ट गैसेस, इसलिए इनर्ट गैसेस जनरली गैसियस इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन फोर्स का पावर क्या होता है? काफी वीक होता है। ठीक है, अब लिखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, लिखिए जल्दी से। इन दिस इंटरेक्शन कैरेक्टरिस्टिक लिखो, इन दिस इंटरेक्शन कॉमा द एटम्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स may develop a momentarily dipole,
may develop a momentary dipole, may develop a momentary 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 dipole due to polarizability, due to polarizability. ठीक है, next these forces are important only at a short distance, these forces are important only at a short distance, important only at a short distance, ब्रैकेट में लिखना है डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट 500 पिकोमीटर होना चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट 500 पिकोमीटर, एंड देयर मैग्नीट्यूड depends on the polarizability of the particle, and their magnitude depends on the polarizability of the particle. Polarizability फैजान शुरू में पढ़ा ही चुका हूं, and depends on the polarizability of the particle. clear? Third, the strength of these forces increases with increase in molecular mass, comma, molecular size, comma, number of electrons and the surface area of the molecules, number of electron and surface area of the molecule. लिख लिया, क्या लिखा, the strength of these forces increases with increase in molecular mass, molecular size, number of electrons and the surface area of the molecules. Clear? Or we can say these forces, the strength of these forces, or we can say the strength of these forces are decided by molecular mass and molecular geometry, molecular mass and molecular geometry, molecular mass और molecular geometry, ठीक है, उसी में लिखे फुल स्टॉप देखें, a more spacious arrangement of atoms, a more spacious arrangement of atoms in molecule फिर से बोल रहा हूं, a more spacious arrangement of atoms in molecules result in greater dispersion force, than the compact arrangement, कहने का मतलब क्या है, देखो ये VVI है, क्या बोल रहा हूं समझो, क्वेश्चन है, अगर कोई पूछे नॉर्मल पेंटेन, ठीक है बच्चों, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, ठीक है, ये होता है क्या, हाँ होता है, नॉर्मल पेंटेन को हम लोग कैसे लिखते हैं बच्चों, CH3 CH2 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 और ये CH3, पहला स्ट्रक्चर हो गया, और आइसोपेंटेन को कैसे लिखते हैं, CH3 CH2, यहाँ पे CH3 लगा दो, यहाँ पे CH2 लगा दो और यहाँ पे CH3 लगा दो, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर देते हैं, तो ये आपका हो गया बच्चों, आपका क्या हो गया, ये हो गया कार्बन की वैलेंसी से 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन, और अगर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है ना 1 2 3 और 4, हाँ अगर मैं इसके बाद लिखूं CH3 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 और ये CH3, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नियोपेंटेन, दोनों तीनों का मॉलिक्यूलर मास तो बिल्कुल सेम है, यानी C5H12 तो है, लेकिन देखो तीनों का स्ट्रक्चर ब्रांचिंग अलग अलग है, सरफेस एरिया कवर करने की टेंडेंसी अलग है, तो अब सरफेस एरिया सबसे ज्यादा कवर किया किसने किया, इसने किया, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है तो डिस्पर्जन फोर्स का पावर क्या होगा, कम, यानी अगर इन तीनों को बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में अरेंज करने बोले, अगर बोलो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा और किसका कम, तो
तो आप क्या बोलोगे, सर नियोपेंटेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम और नॉर्मल पेंटेन का सबसे ज्यादा। तो अगर कोई आपसे आंसर पूछे कि इनका बीपीटी ऑर्डर बोलो, तो बीपीटी ऑर्डर क्या लिखोगे, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड। वाई, क्योंकि थर्ड में वेरी वीक डिस्पर्जन फोर्स है, और आपको पता है जो ये फोर्सेस होते हैं, ये बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सब चीजों को क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं। जब ये वीक है तो इंटरेक्शन कम होगा, पार्टिकल क्लोजनेस कम होगा, जिसके चलते बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, डिक्रीज करेगी। इस चीज को याद रखना, समझ में आया। तो ये छोटी क्वेश्चन लिख लो, नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन और नियो पेंटेन में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, नॉर्मल पेंटेन, क्योंकि मोर सरफेस एरिया, कॉम्पैक्टनेस कम है, ज्यादा स्पेसियस है, ज्यादा स्पेसियस है तो डिस्पर्जन फोर्स का पावर ज्यादा, डिस्पर्जन फोर्स का पावर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ये जो डिस्पर्जन फोर्स है ये जनरली आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा दिखा जाता है। जैसे CH4 और C2H6 की बात करो, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो आप बोलोगे सर C2H6 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज करता है। क्यों, क्योंकि डिस्पर्जन फोर्स का पावर भी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज करता जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें अगर इनको आप ध्यान रखोगे तो आपकी बहुत इजी हो जाएगा। क्लियर। और एक एग्जांपल लिख लो, द लिक्विड स्टेट ऑफ हीलियम एंड मीथेन, the liquid state of helium and methane is due to the presence of the liquid state of helium and methane is due to the presence of dispersion force, is due to the presence of dispersion force। तो अगर इस तरह से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब अगर इसको पूछे कि सर फिगर वाइज कैसे अरेंजमेंट करना है, तो कुछ खास बात नहीं है। जैसे मैंने ले लिया यहाँ एक हीलियम एटम और यहाँ एक हीलियम एटम, ठीक है, दोनों इनर्ट गैस है, मतलब दो हीलियम एटम है, पास में तो मिल नहीं सकते। तो अभी आप देखते हो कि इनके बीच में कोई पोलराइजेशन नहीं है, नो पोलराइजेशन लिख लो, ठीक है। या कोई एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लो, जैसे H2 ले लो और ये H2 ले लो, यहाँ इस तरीके से। तो आपको पता मैंने लगा दिया इस तरीके से एक H2 और इस तरीके से आप H2। तो आपको पता ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, अभी इनके बीच में कोई पोलराइजेशन नहीं है। अब आपको पता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। इस घूमने की वजह से इस एटम में कुछ समय के लिए ऐसा देखा जाता है कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के चलते मोमेंटरी डायपोल क्रिएट होता है, थोड़ा सा इंटरेक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, कुछ भी बोल लो, ठीक है। अब जब इस पे थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस डायपोल क्रिएट होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के चलते न्यूक्लियस के चारों ओर, तो एक तरफ डेल्टा प्लस और एक तरफ डेल्टा माइनस हो जाता है। तो जो ये दूसरा हीलियम एटम बैठा है, इस मोमेंटरी डायपोल के चलते जब ये इसके पास आने लगता है तो इस प्लस और माइनस के चलते इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। जब इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टर्ब हो जाता है तो थोड़ा सा ये इस तरीके से मूव होने लग जाता है, जिसके चलते इसमें भी थोड़ी देर के लिए माइनस और प्लस का साइन आ जाता है। अब जब इनके बीच में जो इंटरेक्शन जनरेट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों डिस्पर्जन फोर्स, याद रखना। तो अगर कोई पूछे कि डिस्पर्जन फोर्स में कौन कौन से डायपोल एग्जिस्टेंस में आते हैं, तो जो ये डायपोल आपका बना इसको बोला जाता है मोमेंटरी डायपोल, याद रखना ये वाला। और इस मोमेंटरी डायपोल के चलते इसमें जो प्लस और माइनस आया उसको बोला जाता है बच्चों इंड्यूस्ड डायपोल। तो अगर पूछा जाए लंदन फोर्स किसके किसके बीच का इंटरेक्शन है, तो बोलोगे मोमेंटरी या इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल। So it is the interaction between instantaneous dipole और momentary dipole and induced dipole। माइंड में सेट, यहां पर भी सेम केस ऐसा होता है। जैसे ये मूवमेंट करता है इसके चारों ओर, तो आपको पता है कुछ समय के लिए ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है इस पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो पार्शियल और नेगेटिव चार्ज और अप्रोच करने लगते हैं आपस में, तो आपको पता है यहां पर भी जो है
प्लस माइनस और प्लस प्लस माइनस का साइन आ जाता है। अब जो इनके बीच में इंटरेक्शन है इन्हीं को बोला जाता है डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स। तो एक डायपोल को क्या बोलेंगे समझने के लिए तुरंत बता दो सर। एक डायपोल को हम लोग बोलेंगे मोमेंट्री डायपोल और दूसरे डायपोल को क्या बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। इसीलिए ये फोर्स वीक होता है क्योंकि ये चांसेस बहुत कम होते हैं, स्ट्रेंथ इसका बहुत कम होता है, इसलिए कहा जाता है कि लंदन फोर्स जो होता है बच्चों सबसे वीक फोर्स होता है। याद रखना ये जो डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस आया इसी को बोलते हैं मोमेंट्री डायपोल। आई होप सो आप सबके माइंड में ये कंप्लीटली सेट हो गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हर तरह के फोर्स मैंने आपको बता दिए। अब एक लास्ट फोर्स बचा है जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, जिसको मैं कल की क्लास में बताऊंगा। आज की क्लास में यही रैप अप करूंगा, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, नहीं तो आप लोग भी बोर हो ही गए होंगे और भी हो जाओगे। चलो मैं यहाँ पे आज क्लास एंड करता हूँ, ठीक है।